के शो में। रोजगार के तहफ्फुज के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रीफाइनेंस स्कीम नताइज क्या? रीफाइनेंस स्कीम स्टेट बैंक की अहम काविश, क्या बैंक भी हम कदम? कर्जों पर प्रिंसिपल की अदायगी मौखर करने की स्कीम पेशरफ्त क्या? सेहत के मराकज को कर्जों की फराहमी, कितने अस्पताल मुस्तफीद? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन सवालात हम उठाएंगे इस प्रोग्राम में। स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से बात होगी। हम जानेंगे कि अब तक कितनी एप्लीकेशन स्टेट बैंक को रिसीव हुई या कितनी इन प्रोसेस हैं, सारे डिटेल्स नंबर्स क्या हैं। जो आसान यानी जो स्टेट बैंक तो 0% पे ये रीफाइनेंस दे रहा है, आगे बैंक्स जो 3% पे देंगे, ये कितना इस पर जो है लोग इससे मुस्तफीद एप्लीकेशंस आ रही हैं, कितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स स्टेट बैंक को उस वक्त मिल रहा है, ये अहम सवाल उठाएंगे। हमने इससे पहले भी आपको कहा था कि ये स्कीम बहुत अच्छी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही अहम काविश और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, लेकिन क्या यकीनी तौर पर इस वक्त इस मुल्क में जितनी जरूरत है उसको केटर करने के लिए बैंक्स भी हम कदम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के? ये बुनियादी सवाल हमने प्रोग्राम में उठाया था, जो लास्ट एपिसोड हमने इस पर किया था। आज डिटेल में इस पर बात होगी। आज हम जो प्रिंसिपल डिफरल है इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, और हेल्थ के हवाले से जो शोबा यानी हॉस्पिटल्स के हवाले से जो फाइनेंसिंग स्टेट बैंक की है, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हम ये आपको बताते चलें क्योंकि हमने ये देखा है कि आलमी तौर पर जो मईशत पूरी दुनिया की आप बात करें तो एक चीज अब तक जो कोरोना वायरस से सीखी है वो यही है कि ये वायरस जहां इंसानों को मार रहा है, वहां ऐसी हुकूमतें, ऐसे इदारे या ऐसे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जहां फैसले नहीं हो पा रहे, यानी अगर इंस्टीट्यूशंस फैसले नहीं कर पाती तो स्लो डिसीजन मेकिंग जो है वो वहां की मईशत को मार रही है। और ये मईशत जब मर जाती है और रोजगार जब लोगों की चली जाती है या फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तो वो ऐसा नुकसान है, जान के नुकसान तो नहीं उसका मैच कर सकता है, लेकिन जब घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, रोजगार बंद हो जाएगी, रोजगार के मौके बंद हो जाएंगे, तो हमें इससे बचना है और इसके लिए हमें इकदाम उठाने हमारे। तो ये इसी थीम के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सैयद समर हसनैन साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक के डेवलपमेंट फाइनेंस, प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत खुशामदीद समर हसनैन साहब, आपको प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। मैं समर साहब आपसे पहले यही स्टार्ट करना चाहूंगा, जो रिसेंट प्रेस रिलीज है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो आपने कहा कि applications from companies worth ₹65 billion are in process at banks and DFIs that will protect jobs of more than 500,000 यानी तकरीबन 5 लाख रुपए लोग जो हैं उससे तहफ़्फ़ुज़ होगा उनको, in more than 700 companies। तो समझ अब क्या ये जो नंबर है these are in process, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी थी, इस बारे में क्या एग्जैक्ट फिगर्स हैं? और ये जो 700 कंपनीज हैं, Are you satisfied? क्योंकि जो SECP की रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, they are more than 100,000 in 2 weeks, 700 कंपनीज इन प्रोसेस। ये नंबर इतना सेटिस्फैक्टरी है आपके नजदीक समर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अब तक चैनल का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये मुझे दोबारा मौका दिया, और चूंकि पिछले हफ्ते का जो प्रोग्राम था उसमें मैं आया था, और जब हमने इस प्रोग्राम के अंदर, इस स्कीम के अंदर कुछ मजीद आपको याद होगा इंसेंटिव का ऐलान किया था, वो उसका पहला हफ्ता था। अब चूंकि इसके 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, और जिस तरह आपने खुद भी बताया और प्रेस रिलीज में भी हमने तस्करा किया है कि जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है, बहुत शानदार किस्म के नताइज है, क्योंकि अभी इस स्कीम को सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे हैं। देखिए प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो 702 कंपनियां, और अभी मैं उनका आपको ब्रेकअप भी बताऊंगा कि उसके अंदर कितनी बड़ी कंपनियां और कितनी छोटी कंपनियां शामिल हैं। इन 702 कंपनियों ने जो बैंकों के पास अप्लाई किया और बैंकों ने उनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस कर ली हैं। जो अमाउंट जिसके लिए उन्होंने बैंकों से दरखास्त की और जो बैंक प्रोसेस कर रहे हैं वो 65 अरब रुपए है। अच्छा, ये 65 अरब रुपए तकरीबन 5.5 लाख एम्प्लॉइज की जॉब को प्रोटेक्ट करेगा अगले 3 महीने के लिए। 5.5 लाख एम्प्लॉइज का मतलब ये है कि हम 5.5 लाख खानदानों की बात कर रहे हैं। तो 5.5 लाख खानदानों के लिए रोजगार अगले 3 महीने के लिए, ये पहले 2 हफ्ते के नताइज हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन मुस्तकिल तौर पर अभी आ रही हैं। ये जिस हम हफ्ते के अभी इख्तिताम में बैठे हैं, इस हफ्ते के नंबर्स इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि हमें ये डेटा जो होता है, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि हम हर हफ्ते पे भी डेटा ले रहे होते हैं, और इस प्रोग्राम को और इस स्कीम के नताइज को डेली बुनियादों पर बैंकों के साथ राब्ते में रहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की ये खुसूसी हिदायत हैं
कि हमारी टीमें मुस्तकिल बैंकों से राब्ते में रहें। मेरे नज़दीक बैंक इस सिलसिले में भरपूर ताउन कर रहे हैं। अभी तक ये जो नंबर मैंने आपको बताया है 700 से ज़्यादा एप्लीकेशंस का और 700 से ज़्यादा कंपनी का, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 लाख से ज़्यादा कंपनी SCCP के पास हैं, लेकिन उस 1 लाख कंपनीज के अंदर छोटी कंपनी भी बहुत सारी शामिल हैं जो कि SMEs के अंदर आ रही होती हैं। इस नंबर के अंदर जो मैंने आपको 702 नंबर बताए, इसके अंदर SMEs भी हैं। 20% के करीब जो कंपनियां हैं वो SMEs हैं और 80% जो हैं वो अभी कॉर्पोरेट से बड़े। आपको याद होगा कि पिछली दफा मैंने बताया था कि SMEs की तादाद निस्बतन कम होने की एक वजह ये होती है कि वहाँ बैंक उनसे कोलैटरल या सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते हमने कुछ स्टेप्स लिए थे जिसमें कॉर्पोरेट गारंटीज हमने अलाउ की थी, क्लीन लैंडिंग अलाउ की थी, जिसकी वजह से पहले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते हमें जो SMEs की तरफ से भी रिस्पॉन्स जो है बैंकों का अच्छा आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं वाजे कर दूं कि SMEs और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप देखें जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उन दोनों की बिजनेस के हवाले से अगर आप देखें तो बड़ी कंपनियां चूंकि लोगों को भी ज्यादा हायर कर रही होती हैं, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा वो भी इस फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से। तो ये मैं आपको पहले नंबर्स पे बताना चाह रहा था। सही। तो समझ साहब, ये क्योंकि मैं भी बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नर स्टेट बैंक ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, स्टेट बैंक यानी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पर्टिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। लेकिन मैंने इससे कहा कि ये जो 700 कंपनीज हैं ये इन प्रोसेस हैं, कोई ऐसा नंबर है कि ये कितनी एप्लीकेशन टोटल आई थी? क्योंकि हमने गवर्नर साहब को सुना था जब उन्होंने कहा था कि हम ये भी देखें कितनी एप्लीकेशन आई, कितनी रिजेक्ट हुई, क्यों रिजेक्ट हुई, ये भी पूछेंगे सवाल। और फिर क्या कोई फोरम या कोई ऐसा इस पर जगह जहां पर अपनी ग्रीवेंस से बता सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जी हमारी एप्लीकेशन हमने प्रोसेस की एंड इट वाज नॉट प्रोसेस, हमने डाली और ब्रांच नहीं आगे बढ़ाई, तो इसके लिए क्या कोई फोरम है? हाउ कैन वन शेयर देयर ग्रीवेंस विद यू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, जो एप्लीकेशंस हमारे पास, जो एप्लीकेशंस बैंकों के पास आई हैं इस सिलसिले के अंदर, उनकी तादाद तकरीबन 750 के करीब है। अच्छा। जिसके अंदर से तकरीबन 702 जो है वो इस वक्त प्रोसेस के अंदर है। जो मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इस हफ्ता, जो कि हफ्ता गुजर चुका है जिसका आज फ्राइडे है, इस हफ्ते के अंदर ये शायद सैंक्शन भी हो चुकी होंगी, या अगर सैंक्शन नहीं होंगी तो अगले चंद दिन में सैंक्शन हो जाएंगी। देखिए, जो एप्लीकेशंस बैंकों ने नहीं करनी होती, बैंक उसको रिजेक्ट करके बता देते हैं। हमें उन्होंने रीजंस भी शेयर कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन इस वजह से नहीं कर सके, या तो यहाँ सिक्योरिटी या कोलैटरल बहुत डेफिशिएंट था, बहुत कम होने की वजह से था। तो जो तादाद जो एप्लीकेशंस की आई थी वो 750 थी, जिसके अंदर से 702 एक्चुअल प्रोसेस हो चुकी हैं और अब वो सैंक्शन के स्टेज के अंदर हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि क्या कोई ऐसा फोरम मौजूद है कि अगर कोई रिजेक्ट किया जाए तो वो हमें शिकायत कर सकता है? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारा टोल फ्री नंबर भी है, मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर वो दोबारा रिपीट करूंगा। इसके अलावा हमारा एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है कोविड का, covid.stimulus@sbp.org.pk। इस ईमेल एड्रेस पर अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो वो इमीडिएटली हमें मिल जाती है और जिस पर हम इमीडिएटली रिएक्ट भी करते हैं। डेली बुनियाद के ऊपर हम ये कोशिश करते हैं कि कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई कंप्लेन अनएड्रेस नहीं रहे। तो ये हम मुस्तकिल तौर पर डेली बुनियाद के ऊपर इसको एड्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये भी, चूंकि बहुत इस वक्त नाज़रीन इसको देख रहे होंगे और बड़ी अहम स्कीम है, मैं नाज़रीन से भी ये कहना चाहूंगा कि वो कारोबार जो कि चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ ना करें, इस स्कीम के सिलसिले में फायदा उठाना चाहते हैं, बैंकों के पास जाते हैं और अगर बैंक उनको एंटरटेन नहीं करते किसी भी वजह से, तो वो प्लीज हमें इस ईमेल एड्रेस पर जरूर बताएं या इस टेलीफोन नंबर पर जरूर बताएं। हम उनको इमीडिएटली उसको रिएक्ट करेंगे, उसका फौरी तौर पे हम जवाब दे भी रहे हैं और जवाब देंगे भी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कारोबारों से हटकर भी अगर एक आम एम्प्लॉई, किसी कारोबार का एक आम एम्प्लॉई है और वो ये समझ रहा है या उसको ये महसूस हो रहा है कि कंपनी उसको निकाल रही है या उसकी जॉब जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, और तो वो भी अपनी कंपनी को अप्रोच करे और बताए कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये स्कीम मौजूद है, आप बैंक के पास जाकर इसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग लेकर हमारी जॉब को प्रोटेक्ट करें। तो यानी वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज भी वो इस ईमेल एड्रेस पर और टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं और हम नाज़रीन से बता रहे हैं कि एंड में ये नंबर भी ईमेल एड्रेस भी बता रहे हैं, तो जो जिनकी एप्लीकेशंस आगे प्रोसेस नहीं हुई या जो उनको कोई ग्रीवेंस है तो दे कैन
ऑलवेज कंप्लेन टू स्टेट बैंक, या उनको बता सकते हैं स्टेट बैंक को जो उनकी जो अगर कंप्लेन नहीं सुनी गई, बैंक ने अगर प्रोसेस नहीं की? क्योंकि ऐसी हमारे पास हमें जब इंडस्ट्रीज अप्रोच करते हैं तो कहते हैं जी बैंक, स्टेट बैंक की नहीं, बैंक की बात करते हैं कि शायद ताउन नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक भरपूर जवाब दिया समर साहब ने। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल इस स्कीम के बारे में और प्रिंसिपल डिफरल और हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से भी स्टेट बैंक की लोन जो है इस पर ही बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम जो कि एक बेहतरीन काविश है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। गवर्नर स्टेट बैंक को हम इस पर यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं इस इनिशिएटिव को लेकर, लेकिन इससे जुड़े अहम सवालात, क्लैरिफिकेशंस, नाज़रीन के जहन में जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो हमें सवालात मौसूल होते हैं जब हमारा इस वक्त रब्ता होता है विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो हम वो सब भी सामने रख रहे हैं। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद समर हसनैन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। एक अहम बात और, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो उस वक्त उन्होंने एक अहम बात थी कि इसको रिव्यू किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, जो उनके अल्फाज थे एग्जैक्ट उनके इस मैसेज में। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। इन 3 महीनों के बाद अगर आगे जाके इसमें कुछ और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पेश आती है या इसको ये देखा जाता है कि इसको एक्सटेंड भी करना चाहिए, तो वो भी स्टेट बैंक करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अहम बात थी कि इन्होंने रखा था स्कोप इसको आगे एडजस्ट करने का या इसको एक्सटेंड करने का। अब बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस तो कोई कहता है कि 6 महीने 8 महीने जो यहां से नजर आता है, जो लोग बोलते हैं कि लगेगा पाकिस्तानी मईशत को रिकवर करने में। तो सैयद समर हसनैन साहब आपसे पूछूंगा कि वो कौन सा पॉइंट या वो कौन सा, जैसे कहते हैं ना, जो जहां से आप समझते हैं कि स्टेट बैंक विल थिंक कि हाँ वी शुड कंसिडर फर्दर एडजस्टमेंट और वी शुड कंसिडर फर्दर एक्सटेंशन। 3 महीने काफी नहीं है, कम से कम 6 महीने हो जाना चाहिए या 8 महीने होना चाहिए। तो वो कोई पॉइंट आपने डिसाइड किया हुआ है कि कब करेंगे वो, या क्या सूरत हाल होगी जब देखा जाएगा ऐसा फैसला? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और अभी आपने गवर्नर की जो स्टेटमेंट थी वो भी आपने सुनाई। देखिए, गवर्नर साहब ने तो ये कहा था कि हम इसको 3 महीने के बाद भी इसको देखेंगे और करेंगे, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमने इस स्कीम को लॉन्च करने के पहले हफ्ते के अंदर ही, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैं आया था और आपका ही वो पहला प्रोग्राम था जहां मैं आया था, हमने पहले हफ्ते के अंदर ही इस स्कीम के फीचर्स के अंदर रीएडजस्टमेंट्स किए हैं। एंड दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ जो फीडबैक हमें मिल रहा था मुख्तलिफ जगह से, उसकी बेस के ऊपर हमने उसको और रिलैक्स किया और इंसेंटिव दिए। तो ये एक बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट है। मैंने शायद पिछली बार भी ये कहा था कि ये स्कीम कोई हरफ आखिर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट से आप जैसे प्रोग्राम्स के जरिए, मीडिया के जरिए, डायरेक्ट लोगों के जरिए जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसकी रोशनी के अंदर हम इसको एडजस्ट कर भी रहे हैं और मजीद भी करेंगे। आपका ये सवाल कि वो कौन सा पॉइंट होगा कि जिसकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाएगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मजीद इसको रिलैक्स करना चाहिए या इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहिए, वो इस पर डिपेंड करता है कि आगे चलकर सूरत हाल क्या बनती है। देखिए, ये सब इस पर डिपेंड कर रहा है कि बिजनेस कितनी जल्दी दोबारा खुलते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने कुछ जगहों पर देखा है कि कुछ बिजनेस खुलना शुरू हो गए हैं, कुछ फैक्ट्री स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, तो वो एक एक्चुअली सिंबल होता है उनके ओनर्स के लिए कि वो ये देख रहे होते हैं कि अगले अगर 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अगर कारोबार शुरू हो जाना है और तेज शुरू हो जाना है, तो जाहिर है उनकी कोशिश ये होगी कि अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल ना निकालें और वो इस लोन को अवेल भी करें और इस लोन से फायदा भी उठाएं। तो मेरे ख्याल में जो आगे की सूरत हाल है, अगले चंद हफ्ते या चंद महीने, मेरे ख्याल में महीनों से बेहतर पहले चंद हफ्तों के अंदर ही ये चीज सामने आना शुरू हो जाएगी कि अब इस स्कीम ने आगे की तरफ किस तरफ जाना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे ख्याल के मुताबिक अभी अगले चंद हफ्तों के अंदर इस स्कीम के साथ क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका टेकअप बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये पहले 2 हफ्ते के अंदर ये सूरत हाल है, तो मेरे नजदीक आगे आने वाले दिनों में जिन एम्प्लॉइज की जॉब प्रोटेक्ट हो रही होगी उनकी तादाद लाखों में नहीं होगी, मिलियंस में होगी। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरी बात, एक और सवाल, एक क्लैरिफिकेशन आपसे कि जो ये रेट है ये 3% का, ये आप तो 0% पे रीफाइनेंस कर रहे हैं, बैंक जो चार्ज कर रहा है यानी किसी जो बोरोवर का रिलेशनशिप है काइबो प्लस 0.5% या 1% या 1.5%, तो इट इज 3% फिक्स्ड और अप टू 3% बेस्ड ऑन द क्रेडिट प्रोफाइल और रिलेशनशिप विद द बैंक ऑफ द बोरोवर। जी, ये दिस इज मैक्सिमम 3%।
मैक्सिमम 3%। यानी ये नहीं है, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि वो लाजमी 3% चार्ज करेंगे। और जो मुझे कुछ इत्तलात मिली है पहले 2 हफ्ते की जो रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर, कुछ क्लाइंट्स को उन्होंने 3% से कम पर भी दिया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तो देखिए 3% मैक्सिमम मार्जिन है, इससे कम भी हो सकता है, यानी वो 1% पे भी दे सकते हैं, 2% पे भी दे सकते हैं, 2.5 पे भी, और ये एक फिक्स रेट है। देखिए अभी आपने काइबोर का तस्करा किया था, इसका काइबोर से कोई ताल्लुक नहीं है, सही बात। ये एक फिक्स रेट है जिसके ऊपर दिया जा रहा है। अगर 2% पे दिया तो 2% पर ही अगले 2.5 साल तक के लिए ये अवेलेबल होगा। ये भी इस स्कीम की एक बहुत बड़ी नुमाया खुसूसियत है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि कोई अगर बोरोवर समझ साहब जिसका ECIB क्लियर नहीं है, तो वो और उसका नाम उसमें शो होता है और उसका इस वक्त, यानी आप समझ लें कि ECIB में नाम क्लियर नहीं है, तो कैन ही अवेल दिस, या वेवर है इस पे या नहीं? देखिए ये मैंने इस तरह कहा कि इसका जो रिस्क का जो रिस्क है इसमें पोर्शन, वो चूंकि बैंक ले रहा है, लिहाजा उस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई मदाखलत नहीं कर रहा। यानी हम बैंकों को ये नहीं कह रहे कि जहां आपके ख्याल के मुताबिक रिस्क एलिमेंट है और आप समझते हैं कि नहीं देना चाहिए तो आप जबरदस्ती दें, वो नहीं। क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर ने, ये बैंक जो है एम्प्लॉयर को एक लोन दे रहा है, और ये हम नहीं चाहते कि बैंक्स की बैलेंस शीट भी किसी वजह से इफेक्ट हो। तो जहां ऐसा होता है कि वहां वो समझता है कि ये नहीं दे सकता है इसको, उसके डिफॉल्ट की वजह से, उसकी वजह से, तो वहां वो बैंक नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, देखिए CIB में नाम होने का ये कतई मतलब नहीं है कि बैंक उसको लोन नहीं दे सकता। सिर्फ CIB में नाम आने का ये मतलब होता है कि बैंक और कॉशियस हो जाता है, निस्बतन आम उसकी निस्बत कॉशियस हो जाता है, तो फिर वो अपनी मजीद ड्यू डिलिजेंस जो है वो ज्यादा कर रहा होता है। सही। अच्छा, एक और चीज जो हमें फीडबैक से सवाल है कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो अवेल, यानी एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो अवेल कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, तो वो जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं उनके लिए क्या ये इस एम्प्लॉइज रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से, वेजेस के हवाले से उनके लिए सूरत हाल क्या होगी? कैन दे ऑल्सो अवेल दिस? देखिए जी श्योर, बिल्कुल। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपने देखा था सिर्फ एक्सेप्शन की लिस्ट के अंदर ये था कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज या गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटीज या हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निकाला था। उसके अलावा बाकी सब के सब इसको अवेल कर सकते हैं, एक्सपोर्टर भी अवेल कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आई एम श्योर कि ये सवाल एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी आ रहा होगा। एक्सपोर्टर्स को ऑलरेडी 3% पर एक EFS जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उस एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम के अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर वो अवेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट उनको एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस भी शो करनी पड़ रही होती है। यानी वो जितना करते हैं उसका 2 टाइम्स, या अब जो 1.5 टाइम हमने कर दिया है। अगर मुझे मौका मिला तो इस प्रोग्राम के आखिर के अंदर 1 या 1.5 मिनट के अंदर मैं वो भी फैसिलिटी बताऊंगा जो कि हमने एक्सपोर्टर के हवाले से दी थी। तो वो चूंकि ऑलरेडी अवेल वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ये कहा है कि उनको ये वाली फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं एम्प्लॉइज के लिए। इसके अगेंस्ट किसी किस्म की एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये उनके लिए एक मजीद सहूलत है। सही। अच्छा, बस आपने ईमेल एड्रेस तो बता दिया था, नंबर भी अगर आप अभी बता दें या प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि जो, ताकि नाज़रीन जो अगर कंप्लेंट्स, ईमेल एड्रेस भी दोबारा दोहरा देता हूं। देखिए ईमेल एड्रेस है covid19.sbp.org.pk और नंबर जो है वो है 21111727 इस नंबर पर और इस ईमेल एड्रेस पर कोई भी कंपनी जो कि बोरो करना चाहती है, अगर उसको कोई शिकायत है तो वो भी कंप्लेन कर सकती है। और कोई इंडिविजुअल अगर महसूस करता है कि वो किसी कंपनी का एम्प्लॉई है और कंपनी उसको निकाल रही है और कंपनी को वो बता भी रहा है इस बात का कि ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन कंपनी उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो भी इस पर शिकायत कर सकता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो ये जो अहम सवाल अब हमें आगे पूछना है आपसे, वो लोन्स के हवाले से जो प्रिंसिपल डिफरल है इस पर भी, और हेल्थ के हवाले से। ये दो फिर हमारे मजीद टॉपिक्स होंगे जिन पर मजीद सवाल भी आपसे पूछेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद नाज़रीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसीज कोविड-19 के पेश नज़र इन पर गुफ्तगू हो रही है, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से।
अहम तरीन सवाल जो लोगों के जहनों में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सैयद समर हसनैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और एक बार फिर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ मसाइल जो थोड़े बहुत हैं, जो क्लैरिफिकेशंस हैं, जो लोगों को चाहिए, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मसाइल अगर हैं तो उसका हल क्या है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक हेल्पलाइन जान चुके हैं, एक ईमेल एड्रेस जान चुके हैं जहां पर राब्ता करके आपकी ग्रीवेंसेस आप स्टेट बैंक से शेयर कर सकते हैं। एक और अहम जो स्टेट बैंक रिलीफ पैकेज है जी, टू एक्सटेंड लोन प्रिंसिपल, सैयद समर हसनैन साहब, तो उस बारे में जो लेटेस्ट फिगर्स हैं एज ऑफ 24 अप्रैल 2020 3,03,000 बोरोवर्स, 236 बिलियन रुपीस की अमाउंट है जो डिफरल हुआ है प्रिंसिपल पेमेंट्स का। अच्छा, द मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिशरीज आर स्मॉल बोरोवर्स। मैं सर आपसे एक तो इसकी और मजीद अपडेट्स में बताइएगा। दूसरी बात ये कि इज इट अ रिलीफ, यानी जिस तरह से एक्सपोर्ट रिफर, क्योंकि ये तो आप उनका जो लोन का एक अमाउंट है, प्रिंसिपल है, उसको डिफर कर रहे हैं, दे हैव टू पे लेटर, तो इज इट रिलीफ? इसको आप रिलीफ कहेंगे बैंकिंग टर्म्स में, या ये वही जैसे एक्सपोर्ट रिफंड्स हैं, जैसे हमारे स्टकअप हैं एक्सपोर्टर्स के, तो गवर्नमेंट ने उनको 100 अरब रुपए रख दिए रिलीफ पैकेज में कि ये आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो विल यू काउंट इट एज अ रिलीफ समर साहब, या ये मतलब क्या है, किस तरह से इसको हम लेंगे, किस तरह से हम क्रिएट करेंगे? जी शुक्रिया। मैं नंबर्स की तरफ अभी आता हूं, पहले ये वाला रिलीफ वाली बात जो है इसको पहले एड्रेस कर लूं कि मेरे ख्याल में 100% रिलीफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो पैसा था जो कि अभी बोरोर ने अदा करना था, यानी इस महीने अदा करना था, अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर अदा करना था। जब वो अदा करना था तो आजकल के हालात के अंदर चूंकि कारोबार बंद हैं, वो फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं, तो वो पैसा कहां से आता? अगर पैसा ना आता तो ये बोरोवर्स डिफॉल्टर करार दिए जाते, तमाम के तमाम बोरोवर्स, और अगर डिफॉल्टर करार दिए जाते तो इनकी मजीद आगे की लाइनें सब की सब चौक हो जाती। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये मसला कारोबारों के साथ पेश आता बल्कि बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब होगी, दोनों के साथ ये मसाइल पेश आ रहे थे। तो ये तो एक बहुत मेजर रिलीफ है। आप ये समझें कि ये पैसा ऐसा है कि जो आज आपको अदा करना था लेकिन आज आपने अदा नहीं किया, 1 साल तक आपको अदा नहीं करना, यानी 1 साल तक आपके कैश फ्लो जो है, देखिए इसको समझने की जरूरत ये है कि ये प्रिंसिपल डेफर तो हो गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदा तो करना पड़ेगा आगे चलकर इसको, यानी अगर फर्ज कर लें कि ये पहले 5 साल में अदा करना था, अब 6 साल के अंदर अदा करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल के अंदर डेफर हो गया है। लेकिन आप ये सोचें कि उन कारोबारों के कैश फ्लोज, वो तो देखिए उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, वरना वो ये कहां से अदा कर रहे होते। इसी तरह देखिए ये डेफरमेंट एक इसका हिस्सा है, इसका दूसरा एक और हिस्सा भी है जो कि है रीस्केड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग, यानी वो कारोबार जो कि डेफर नहीं कर पाते प्रिंसिपल को, यानी अगर डेफर कर भी दे प्रिंसिपल को तो वो मार्कअप भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक और सहूलत है कि वो अपने मार्कअप को आगे रीशेड्यूल कर दे, रीस्ट्रक्चर करवा ले बैंक के पास जाके। जब मैं रीशेड्यूलिंग रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि ना सिर्फ अब बैंक के लोन के टेनर में इजाफा हो जाएगा बल्कि ये भी है कि उनका मार्कअप एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए और उस मार्कअप को भी एक टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट करके वो मजीद आगे डेफर कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि बैंक बिजनेसेस के इफेक्टिवली बिजनेसेस के कैश फ्लो जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। उनको अगले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या अगर वो 1 साल के लिए इसको रिस्केड्यूलिंग करवा के, रिस्ट्रक्चरिंग करवा के और आगे बढ़ाए थे तो इफेक्टिवली उनका कैश फ्लो पर 0 इम्पैक्ट आ रहा होगा, जो कि इसलिए सहूलत है कि उनके पास ये वक्त होगा कि वो अपने दोबारा कारोबार शुरू करके अपना कैश फ्लो जनरेट कर सके और इससे फिर आगे मजीद बिजनेस एक्टिविटीज कर सके। तो मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ा मेजर एक रिलीफ है तमाम के तमाम कारोबारों के लिए। और ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक तनहा दुनिया के अंदर नहीं किया बल्कि तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इसी अंदाज से कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको नंबर थोड़ा सा शेयर कर दूं, आपने बिल्कुल सही नंबर बताए हैं, जो कि 236 अरब रुपए का प्रिंसिपल एक्चुअली डेफर कर दिया गया है। आप इसको इस अंदाज से समझें कि अगर हम ये बात करते हैं कि 3,70,000 बोरोवर, 3,70,000 कारोबारों ने 1 साल के अंदर अंदर अभी 236 अरब रुपए देना था, ये अब उनको नहीं देना होगा, इस 1 साल के अंदर नहीं देना होगा, ये आगे चला जाएगा, डेफर हो जाएगा। इसके साथ साथ ही तकरीबन 25 अरब रुपए की करीब की जो है रीस्केड्यूलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग भी हो गई है। देखिए, 25 अरब का नंबर थोड़ा छोटा आपको इस वक्त महसूस हो रहा होगा। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब रीस्केड्यूलिंग या रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो फिर बैंक पूरा का पूरा उसका प्रोसेस करता है, क्योंकि बैंक ने पहले वो जो लोन उसने
उसका अपना मार्कअप जो उसको मिल रहा था, अब उसने अपना मार्कअप भी बेसिकली वो डेफर करना पड़ेगा, वो मार्कअप भी रिसीव नहीं कर रहा होगा। तो बैंक क्या करता है कि देन इट ड्यू डिलिजेंस करता है, उसकी पूरी बैलेंस शीट देखता है, फिर देखता है कि अगले 2 साल या 3 साल या 4 साल के अंदर किस तरह पे करेगा। मेरे नजदीक ये नंबर आगे आने वाले दिनों के अंदर ये दोनों के दोनों नंबर्स में बहुत ज्यादा इजाफा होना है। देखिए, एक अहम सवाल जो आपने खुद ही अभी आपने अपनी बात में कहा था कि आमतौर पर एक क्रिटिसिज्म हो रहा होता है स्टेट बैंक पे भी और बाकी बैंकों पर भी कि आप सिर्फ बड़े कारोबार जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, छोटों को नहीं देख रहे इसके अंदर। तो जिस तरह आपने खुद कहा, मैं आपको बताऊं कि इस 3,70,000 के जो बोरोअर्स हैं, इसमें 3 लाख बोरोअर्स माइक्रो फाइनेंस के हैं। ये माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स हैं, जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है, यानी जहां लोन की जो अमाउंट हो रही होती है वो 2.5 लाख रुपए से भी कम हो रही होती है। ये वो बोरोअर्स हैं और उनकी जो रीस्केड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और डेफरमेंट की गई है वो 20 जो बैंक ऑलरेडी कर चुके हैं वो 20 अरब से भी ज्यादा की है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आमतौर पर एक ये सवाल आ रहा होता है, आपके साथ भी किया जा रहा होगा कि कौन कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, आप बिजनेस की किसी भी कैटेगरी का नाम ले लें, यानी वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कमर्शियल है, एसएमईज है, माइक्रो फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, रिटेल के हैं, किसी भी, यानी क्रेडिट कार्ड का, गाड़ी का लोन लिया हुआ है आपने, वो अगर आप पे नहीं कर सकते हैं, आपके पास कैश फ्लो नहीं है, तो आप अपना प्रिंसिपल डेफर करवा लें 1 साल के लिए, और 1 साल के अंदर जब आप डेफर करवाएंगे तो उस अमाउंट को जो डेफर करवाएंगे वो फिर उसका एक टर्म लोन बना के फिर वो उसको आगे शिफ्ट कर देगा। तो वो वाला लोन भी रिस्केड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चर और डेफर किया जा सकता है। ये आमतौर पर एक चीज है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल की और रीशेड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी, अगर कार के लोन के ऊपर भी, हाउस के लोन के ऊपर भी अगर कोई समझता है कि उसको मुश्किल पेश आ रही है तो वो भी जाए और अपना ये डेफर करवा सकता है, और इस सिलसिले में भी जो शिकायत है वो की जा सकती है। ये 236 अरब में से कितना % रिटेल फाइनेंसिंग है, कॉर्पोरेट है, इसमें इस पर कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड्स, कुछ इसका ब्रेकअप है समझ साहब? देखिए, अभी तो मेरे पास इस वक्त उसका ब्रेकअप मौजूद नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ब्रेकअप जो था वो ये था कि जो माइक्रो फाइनेंस, जो कि सबसे छोटे बोरोअर्स हैं और जिसको हमें बड़ा अहम, जो हमारे लिए बहुत नजदीक, हमारे नजदीक बहुत अहम है, वो तो मेरे पास नंबर है, मौजूद है कि उसमें से 20 अरब रुपए जो है वो माइक्रो फाइनेंस के हैं, लेकिन बाकी का मेरे पास नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन वो मैं आपके अगले जो इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा उसमें जरूर शेयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और समझ साहब, ये जो दूसरा इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर के हवाले से, मैं चाहूंगा क्योंकि आखिरी चंद मिनट है तो हम इस पर ही बात करें, क्योंकि आपने एक तो जो उनकी फैसिलिटी है उसको 200 मिलियन से 500 मिलियन किया है। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो लोन्स आर बीइंग मेड अवेलेबल एट 0% टू बैंक्स दैट कैन चार्ज अ मैक्सिमम, वही 3% पे आप उनको लोन दे रहे हैं, और अब तक 2.2 अरब रुपए 11 हॉस्पिटल्स अप्रूव्ड उनको हो चुका है, और देयर आर तकरीबन 23 एप्लीकेशंस दैट आर इन प्रोसेस अबाउट 3.6 बिलियन रुपीस की। ये किस सिलसिले में लोन है, किनको मिल रहा है, क्यों है, इसके बारे में क्या आप स्टेट बैंक कर रहा है, इनिशिएटिव क्या है ये? जी देखिए, आम आदमी को इससे फायदा क्या होगा, ये भी इससे उससे समझाएगा समझ साहब, ये प्लीज इस पर। जी देखिए, अब तो जो बाकी हमारी तमाम स्कीम्स हैं, चाहे वो डेफरमेंट की थी या हमारी एक्सपोर्टर के हवाले से स्कीम थी या रोजगार के हवाले से स्कीम थी, वो आप देखिए कि उसका ताल्लुक बरह रास्त कारोबार के साथ है या लोगों के एम्प्लॉयमेंट के साथ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये वाली स्कीम जो है जिसका ताल्लुक बरह रास्त कोविड को फाइट करने के लिए है, यानी कोविड को देखें इस वक्त कौन फाइट कर रहा है कोविड के लिए, इस वायरस से, हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स। तो उन हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स को अपने पास टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए, उनको लैब्स के लिए, उनको आइसोलेशन वार्ड सेटअप करने के लिए, उनको वो जगह, वो बिस्तर, वो बेड जो स्पेशलाइज चाहिए होते हैं कोविड के मरीजों के लिए, वो सेटअप करने के लिए उनके लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है। हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहा कि आप अगर मेडिकल सेंटर हैं या हॉस्पिटल हैं और आप कोविड से लड़ने के लिए, खासतौर पे ये फैसिलिटीज, वेंटिलेटर, देखिए सबसे बड़ा इसका जो फायदा उठाया जा सकता है वो वेंटिलेटर्स के लिए, जो आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उस बात की है, चाहे वो आप लोकली प्रोक्योर करें या चाहे इंपोर्ट करें। अच्छा, उसके लिए अब क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था कि 20 करोड़ रुपए पर हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर तक के लिए फाइनेंसिंग दी थी। देखिए, ये 0% पे है और इसका एंड यूजर 3% आपने जरूर बताया, लेकिन मुझे आपको बताती हुई खुशी महसूस हो रही है कि एक्चुअली जो एंड यूजर रेट जो बैंक चार्ज कर रहे हैं वो इससे बहुत कम है। मैं आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बैंक ऐसे हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, मीजान बैंक भी है, हबीब बैंक भी है, जो एक्चुअली इसको 0% पे दे रहे हैं, यानी एंड यूजर रेट भी वो कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही चार्ज हो रहा है उसके अंदर, और वो तमाम का तमाम रिस्क, इसका मतलब है खुद
बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस सिलसिले के अंदर हमारे साथ बैंक बहुत ताउन कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। और जो ये नंबर अभी आपने 2.2 बिलियन का बताया है, जो मेरे पास अभी इस हफ्ते की चूंकि आखिरी दिन है, अभी तक वो नंबर चूंकि फाइनल नहीं हुए, इसलिए वो नंबर मेरे पास अभी चैनल पे नहीं मैं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं वो इससे कई ज्यादा हैं। तो इंशाल्लाह जब अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम जब शेयर कर रहे होंगे तो वो नंबर भी आपके साथ शेयर वेरी वेरी होपफुल साइन और बहुत अच्छा इनिशिएटिव। इस पर समझ साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आज की तमाम अहम मामला की अहम सवाल की जो लोगों के जहनों में रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से, प्रिंसिपल डिफरल के हवाले से, हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से बहुत से अहम सवाल आज प्रोग्राम में उठाए। आपका फीडबैक हमें मौसूल होता है हमारे ईमेल एड्रेस, फेसबुक, ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल है।